नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर। छात्रों, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट एक्सरसाइज एंड कंप्लीट थ्योरी। न्यूमेरिकल की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आपने पिछली वीडियो में देख लिया है। अभी तक अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछले चैप्टर का आपको लिंक मिल जाएगा और आप वो पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का कंप्लीट थ्योरी। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट का, व्हाट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के रिटायरमेंट का मीनिंग। छात्रों, रिटायरमेंट पढ़ने से पहले हम पहले चैप्टर 2 और 3 को थोड़ा सा रिकैप करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनरशिप का डेफिनेशन, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में गिवन था। पार्टनरशिप क्या थी? एक रिलेशनशिप थी किसके बिटवीन? 2 और मोर पर्सन के बिटवीन। पार्टनर्स का बॉन्ड पार्टनरशिप का बॉन्ड किससे होता है? तो बेटा पार्टनरशिप का बॉन्ड लीगल एग्रीमेंट से होता है। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनर्स का लाइबिलिटीज कैसा होता है? बेटा अनलिमिटेड होता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में कितना होता है? तो बेटा 2 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस कितना होता है? बेटा 50 होता है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। पहले ये 20 हुआ करता था। इस बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम कितना होता है? 10 होता है। पार्टनर कौन बन सकता है? कोई भी अडल्ट पर्सन जो एटलीस्ट 18 और मोर ईयर का हो, जिसमें कांटेक्ट करने का कैपेसिटी हो। इसके बाद हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर्स के एक्सिस्टिंग पार्टनर्स के एग्रीमेंट में चेंज हुआ तो वो क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो और गुडविल को क्लियर किया था। चैप्टर नंबर हमने 3 पढ़ा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसमें हमने फर्म में न्यू पार्टनर्स को, एडिशनल पार्टनर्स को एडमिशन दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग का ही चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। तो पहले ये समझेंगे रिटायरमेंट क्या होता है। रिटायरमेंट हम सभी जानते हैं, बिजनेस को छोड़कर जाना रिटायरमेंट कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट। पहली चीज़ याद रखना है बेटा, रिटायरमेंट का मैटर कहाँ दिया है? सेक्शन 32(1) में। किस में दिया है? सेक्शन 32(1). इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा? 1932। एडमिशन का मैटर कहाँ दिया है? सेक्शन 31(1) में। और पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहाँ गिवन है? सेक्शन 4 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। According to section 32(1), when a partner leaves the firm or no longer want to remain as partner, this process is known on retirement of partner। तो क्या कहलाता है? सेक्शन 32(1) के अकॉर्डिंग यदि कोई पार्टनर फर्म से लीव कर दे, कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाए, या फिर वो फर्म में लंबे समय के लिए पार्टनर बना नहीं रहना चाहता, तो ये प्रोसीजर बेटा क्या कहलाता है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। डेथ आप सभी जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है मीनिंग ऑफ एक्सपल्शन। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट पढ़ा। रिटायरमेंट और एक्सपल्शन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये होता क्या है, वो फिर से रिपीट करते हैं। जब कोई पार्टनर वॉलंटरी, मतलब अपनी मर्जी से, इच्छा से फर्म को लीव कर दे, तो वो क्या कहलाता है बेटा? रिटायरमेंट। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? पार्टनर्स को अपना सारा का सारा शेयर वापस लेने का राइट्स होता है, चाहे उसकी कैपिटल हो, प्रॉफिट हो, एवरीथिंग जो भी है। अब एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का हिंदी मीनिंग होता है बेटा निष्कासन करना, निष्कासित करना। निष्कासन मतलब पार्टनर अगर कोई काम फर्म के इंटरेस्ट के अगेंस्ट या फर्म की डीड के अगेंस्ट करता है, मतलब कोई ऐसा काम करता है जो डीड में नहीं लिखा था, या ऐसा काम करता है जो फर्म के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ऐसी कंडीशन में अदर पार्टनर उसको एक नोटिस देकर फर्म से एक्सपेल्ड यानी कि निष्कासित कर देते हैं। ये जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है बेटा? एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। सीधी सी हम बात कहें कि सपोज करिएगा
ए, बी और सी पार्टनर है। सी कहता है यार मैं बूढ़ा हो गया, अब फर्म में नहीं रहना चाहता, रिटायर होना चाहता हूँ। तो ये बेटा क्या हो गया, सी फर्म को छोड़कर जाता है अपनी इच्छा से, तो ये क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया। बट एक्सपल्शन क्या है, सी कोई इलीगल काम करता है जो किसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, बिजनेस के और फर्म के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। या सी कोई ऐसा काम करता है जो डीड में नहीं है, इलीगल काम करता है, तो ए और बी एक नोटिस देकर सी को फर्म से निकाल देते हैं, जबरदस्ती भगा देते हैं। तो ये बेटा क्या कहलाता है, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। चलिए समझते हैं। तो पहली चीज एक्सपल्शन का मैटर किस में दिया है बेटा, सेक्शन 33(1) में। किस में दिया है, सेक्शन 33(1) में। तो इफ एनी पार्टनर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म और डीड ऑफ पार्टनरशिप, यदि कोई पार्टनर फर्म के इंटरेस्ट के अगेंस्ट या डीड के अगेंस्ट काम करता है, तो अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड, तो इस पार्टनर को हम निष्कासित एक्सपेल्ड कर सकते हैं फ्रॉम द, किससे बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म से, एज पर द सेक्शन 33(1) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट इज नेसेसरी दैट अ रिटन नोटिस इज इशू टू द पार्टनर फॉर एक्सपेलिंग हिम फॉर फ्रॉम द पार्टनरशिप। लेकिन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये नेसेसरी है कि आप जिस पार्टनर को एक्सपेल्ड, निष्कासित कर रहे हैं, उसे एक रिटन नोटिस इशू करना कंपलसरी है। आगे का मैटर ये भी ध्यान रखना है बेटा कि जिस पार्टनर को एक्सपेल्ड किया जा रहा है, फर्म से निकाला जा रहा है, उस पार्टनर्स को राइट्स होता है आपसे ये पूछने का कि उसको एक्सपेल्ड करने का वैलिड रीजन क्या है, और वो कोर्ट में इस बात के लिए जा सकता है कि अगर आपने उसे एक्सपेल्ड किया है और कोई वैलिड रीजन नहीं है तो उसे रीजॉइन करने का राइट्स होता है। तो एक्सपल्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, नीड ऑफ रिटायरमेंट और कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट और रीजन ऑफ रिटायरमेंट या सर्कमटेंस ऑफ रिटायरमेंट, या कोई दूसरा तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई बताइए उन कंडीशंस को, किन कंडीशंस में एक पार्टनर रिटायर हो सकता है, फर्म को लीव कर सकता है। तो फॉलोइंग द कॉजेस ऑफ रिटायरमेंट, पार्टनर रिटायर हो सकता है इन कॉजेस में। पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिएगा ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं। सी फर्म से रिटायर होना चाहता है। क्या होना चाहता है बेटा, फर्म से रिटायर होना चाहता है। अब ए और बी सी से पूछते हैं कि भाई आप रिटायर क्यों होना चाहते हैं। तो क्यों होना चाहता है, सी के पास कई रीजन हो सकते हैं। एक तो वो ओल्ड एज हो गया हो, बूढ़ा हो गया हो, कंटिन्यू बिजनेस में लॉस हो रहा हो, इसके बाद वो किसी दूसरे बिजनेस में एंटर होना चाह रहा हो, म्यूचुअल कोई डिस्प्यूट्स हो जाए, मेंटल सिकनेस हो जाए, या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। तो इन सारे रीजन में कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। तो फॉलोइंग कंडीशन फॉर रिटायरमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर, फर्स्ट ओल्ड एज। जब पार्टनर ओल्ड एज हो जाए, मतलब बूढ़ा हो जाए और वो बिजनेस को ऑपरेट करने में इनकेपेबल हो जाए, देन वो क्या कर सकता है, फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। कंटिन्यू लॉस, जब पार्टनर्स को लगता है कि फर्म कंटिन्यू लॉस में जा रही है और नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भी प्रॉफिट का कोई उम्मीद नहीं है, तब भी पार्टनर फर्म से लीव कर सकता है। एंटर इनटू अनदर बिजनेस, अगर पार्टनर चाह रहा है कि इस बिजनेस को छोड़कर मैं किसी दूसरे बिजनेस में जाना चाहता हूं, तब भी वो फर्म को लीव कर सकता है। म्यूचुअल डिस्प्यूट, जब पार्टनर्स के बिटवीन कोई डिस्प्यूट्स हो जाए, मतभेद या लड़ाई झगड़ा हो जाए, तब भी वो फर्म को लीव कर सकता है। मेंटल सिकनेस, अरे मेंटली अगर कोई पार्टनर सिकनेस हो जाए, बीमार हो जाए या इनकेपेबल हो जाए बिजनेस को ऑपरेट करने में, तब भी वो बिजनेस से लीव कर सकता है। स्टार्ट ऑन बिजनेस, पार्टनर अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, इस वजह से भी फर्म को लीव कर सकता है। तो ये सारी कंडीशन है किसके बेटा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के। इन सारी कंडीशन में एक पार्टनर फर्म से लीव ले सकता है, रिटायर हो सकता है। अब अपन बात करते हैं लीगल स्टेटस। अभी हमने लीगल स्टेटस पिछले चैप्टर में पढ़ा था बेटा, एडमिशन न्यू पार्टनर्स का। न्यू पार्टनर्स का लीगल स्टेटस क्या था कि न्यू पार्टनर फर्म की ओल्ड लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए लाइबल नहीं होता है। अब भी अपन बेटा लीगल स्टेटस पढ़ रहे हैं। लीगल स्टेटस मतलब कानूनी तौर पर एक रिटायर पार्टनर्स के पास क्या राइट्स होते हैं और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर हम लीगल स्टेटस किसका पढ़ने वाले हैं, रिटायर पार्टनर का। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, सभी पार्टनर्स की सहमति से।
अब इस मैटर में अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो बेटा किसको फॉलो करेगा, एग्रीमेंट को फॉलो करेगा, अदरवाइज सभी पार्टनर्स का क्या लगेगा उसमें, कंसेंट। इसके बाद अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनी चेंज इन द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में कोई चेंज हो जाए तो द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, क्या डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे पार्टनरशिप डिसॉल्व का मतलब ये नहीं होता कि फर्म डिसॉल्व हो गई है, फर्म कंटिन्यू रहती है, फर्म का बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। बट द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डज नॉट मीन्स, ये मीन्स नहीं होता कि फर्म का क्या हो गया है, डिसॉल्यूशन हो गया। थर्ड हमारा लीगल स्टेटस आता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइल्ड टू हिज हर कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल प्रॉफिट एक्सेट्रा। इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग एक रिटायर पार्टनर को अपने शेयर का कैपिटल, अपने शेयर का गुडविल और अपने शेयर का प्रॉफिट रिटायरमेंट की डेट तक का लेने का क्या होता है बेटा, राइट्स होता है। फोर्थ हमारा आता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 लीगली अ रिटायरिंग पार्टनर इज ऑल्सो लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज एंटर ड्यूरिंग द हिज हर पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। याद रखिएगा जिस डेट से पार्टनर्स को एडमिशन दिया था उस डेट से रिटायरमेंट की डेट तक की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितने भी एक्शन है, काम है, उन सब के लिए रिटायर पार्टनर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, भले ही वो फर्म से रिटायर हो रहा हो। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फिफ्थ हमारा आता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 has retired partner has rights to get share of accumulated profit and reserve and also has to be where accumulated losses। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसे accumulated profit में शेयर लेने का राइट्स होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कोई accumulated losses है तो उसको भी बियर करेगा कौन, रिटायर पार्टनर। तो ये बेटा क्या होगा, लीगल स्टेटस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट पेएबल अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर। क्या होता है जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो वो अपना सारा का सारा हिस्सा यानी कि सेटलमेंट करवा कर जाता है। जो पैसा उसने फर्म से लिया है वो वापस देकर जाता है और जो पैसा फर्म ने उससे लिया है वो फर्म उसको वापस देती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पार्टनर होगा तो उसे क्या मिलेगा बेटा, उसका पेएबल अमाउंट मिलेगा, मतलब उसका जो हिसाब किताब है वो सब उसको दे दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसका पेएबल अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिए किसी भी पार्टनर का पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बेटा कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। हम सब जानते हैं कैपिटल अकाउंट का 2 कॉलम होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में हम वो आइटम लिखते हैं जो पार्टनर से फर्म रिटर्न लेगी, यानी कि जो आइटम पार्टनर पे करेगा बेटा किसको, वापस करेगा फर्म को। और क्रेडिट साइड हम वो आइटम रिकॉर्ड करते हैं जो फर्म से पार्टनर गेन करेगा, रिसीव करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू कैलकुलेट अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर। पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए किसका बेटा, रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज प्रिपेयर्ड। हम किसका अकाउंट बनाएंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फॉलोइंग द आइटम आर इंक्लूडेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। जब हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं और कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। ध्यान रखिएगा कैपिटल अकाउंट के जो आइटम डेबिट साइड लिखे हैं वो पार्टनर पे करेगा, किसको करेगा, फर्म को। और क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट के जो आइटम लिखे हैं वो फर्म से गेन करेगा, कौन करेगा बेटा, पार्टनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइटम टू बी क्रेडिटेड मतलब वो आइटम जो पार्टनर्स को मिलेंगे। पहला क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, यदि कोई क्रेडिट बैलेंस है उसके करंट अकाउंट का रिटायर पार्टनर को मिलेगा और कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। हिज शेयर ऑफ कैपिटल, उसका कैपिटल भी उसको वापस कर देंगे। हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर फर्म के पास कोई गुडविल है तो उसमें रिटायरिंग पार्टनर को शेयर दे देंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, रिटायरमेंट की डेट पर हम जो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका प्रॉफिट भी रिटायरिंग पार्टनर्स को मिल जाता है। हिज शेयर ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट और जर्नल रिजर्व, यदि कोई फर्म में अनडिवाइडेड प्रॉफिट है या फिर कोई जर्नल रिजर्व है तो उसको लेने का भी रिटायर पार्टनर को राइट्स होते हैं। तो ये सारे आइटम बेटा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देते हैं, यानी कि रिटायर पार्टनर्स को दे देते हैं। देन अब क्या करते हैं, वो आइटम डेबिट करते हैं जो हमें पार्टनर से वापस लेना है।
डेबिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इफ एनी, यदि पार्टनर्स के पास कोई डेबिट बैलेंस है किसका बेटा, करेंट अकाउंट का, तो वो हम वापस लेगी, यानी कि उसे कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। हिज शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिटायरमेंट की डेट पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है हमने और उसमें लॉस हुआ है तो उस लॉस भी बियर करेगा कौन, रिटायर पार्टनर। ड्राइंग बाय हिम, अगर पार्टनर ने कोई विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए तो उसको भी वापस देगा और उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ एनी हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज, ये सारे आइटम बेटा उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे कि डेबिट साइड के टोटल, क्रेडिट साइड के आइटम्स का टोटल करेंगे और डेबिट साइड के आइटम का टोटल करेंगे। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो माइनस करके जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट आएगा बेटा वही क्या होगा, पेएबल अमाउंट, किसका, रिटायरिंग पार्टनर्स का। तो लिखा है द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स आर क्रेडिटेड एंड द अमाउंट रिसीवेबल जो फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर्स आर डेबिटेड। द बैलेंस लेफ्ट इज द नेट अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स, इन दोनों का जो बैलेंस होगा वही क्या होगा बेटा, रिटायर पार्टनर्स का पेएबल अमाउंट होगा। ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर डेथ का पेएबल अमाउंट पूछ ले तो भी हम प्रोसीजर बिल्कुल सेम लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल रिटायरमेंट का भी वैसे ही बनता है जैसे डेथ का। तो ये हो गया बेटा हाउ टू कैलकुलेट पेएबल अमाउंट ड्यू टू रिटायर पार्टनर। पेएबल अमाउंट कैलकुलेट हो गया, हमारा नेक्स्ट आता है अब डेथ, मेथड ऑफ पेएबल अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बेटा इसी क्वेश्चन में कि अगर डेथ का पूछ ले तो डेथ का भी मैटर ऐसा ही कैलकुलेशन होगा, सिर्फ आपको रिटायरमेंट की जगह पर डेथ लिख देना है। अब हमने अमाउंट तो कैलकुलेट कर लिया बेटा कि पेएबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब उस पेएबल अमाउंट को फर्म पे करेगी, किसको पे करेगी, जो रिटायर पार्टनर है उसको पे करेगी। अब पेएबल अमाउंट रिटायर पार्टनर को पे करने के फर्म के पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेथड। सपोज करिएगा ABC 3 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है, C फर्म से रिटायर होता है, ए और बी ने इसका कौन सा अमाउंट कैलकुलेट किया बेटा, पेएबल अमाउंट कैलकुलेट किया। अब पेएबल अमाउंट कैलकुलेट तो कर लिया, सपोज करिए 1 लाख रुपीस, कितना रुपीस बेटा 1 लाख रुपीस पेएबल अमाउंट कैलकुलेट हो गया, किसका, सी का। सी को ये पेमेंट कौन देगी, फर्म, फर्म मतलब ए और बी, क्योंकि अब फर्म में कौन है, ए और बी है। तो अब फर्म के पास इस 1 लाख रुपीस को जो किसको पे करना है, सी को, पेमेंट करने का डिफरेंट टाइप का मेथड होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर एग्जाम में पूछ ले मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ, एक्सप्लेन मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ पेएबल अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, या पूछ ले एक्सप्लेन मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ पेएबल अमाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर, डिसीज मतलब जिस पार्टनर का डेथ हुआ है, या पूछ ले लीगल एग्जीक्यूटर, लीगल एग्जीक्यूटर जो डेथ पार्टनर का लीगल एग्जीक्यूटर उत्तराधिकारी है उसे हम कहते हैं लीगल एग्जीक्यूटर। तो मेथड चाहे डेथ पार्टनर्स पेमेंट का हो, मेथड चाहे रिटायरमेंट पार्टनर, रिटायर पार्टनर का हो, मेथड चाहे लीगल एग्जीक्यूटर के पेमेंट का हो, मेथड बिल्कुल कॉमन होता है। एक होता है मेथड हमारा लमसम मेथड, दूसरा होता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, तीसरा होता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट और फोर्थ होता है बाय एन्युटी मेथड। इन मेथड से हम रिटायर पार्टनर्स को पेमेंट दे सकते हैं। चलिए समझते हैं पहला पॉइंट, लमसम। जब फर्म के पास सफिशिएंट कैश बैलेंस होता है, मतलब पर्याप्त धनराशि है नगद, तो वह रिटायर पार्टनर को पूरा पैसा वन टाइम पे कर देता है, एक साथ पे कर देता है, इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, लमसम। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, जब फर्म के पास सफिशिएंट कैश बैलेंस ना हो तो एक रिटायर पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर पर एक बिल ड्रॉ कर देता है और रिमेनिंग पार्टनर उस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उससे भी रिटायर पार्टनर्स का पेमेंट किया जा सकता है। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, जब फर्म के पास सफिशिएंट कैश बैलेंस ना हो तो वो किस में पेमेंट कर सकता है बेटा, इंस्टॉलमेंट में। जब भी हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं रिटायर पार्टनर का, तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है जब रिटायर पार्टनर का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जाए जब तब कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं। याद रखना बेटा, जब इंस्टॉलमेंट में रिटायर पार्टनर्स का पेमेंट किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लोन अकाउंट ओपन होता है। कौन सा अकाउंट, लोन अकाउंट। पेमेंट बाय एन्युटी, जब ईयरली लाइफ सर्वाइव करने के लिए कुछ अमाउंट ईयरली इंस्टॉलमेंट में रिटायर पार्टनर को दे दिया जाए, सिर्फ किस लिए, ताकि वो अपना लाइफ सर्वाइव कर सके एन्युटी के थ्रू, तब हम बेटा कौन सा मेथड यूज करते हैं, एन्युटी मेथड। जब एन्युटी मेथड से रिटायर पार्टनर्स का पेमेंट दिया जाता है तो बेटा फर्म की बुक में एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। क्या होता है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट कब होता है ओपन, जब रिटायर पार्टनर का पेएबल अमाउंट एन्युटी के थ्रू दिया जाए। और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे तो कौन सा अकाउंट बेटा,
यस, कौन सा अकाउंट? लोन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। चलिए इन पर डिस्कस करते हैं, अब मेथड पर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला मेथड आता है हमारा लमसम, बिल्कुल क्लियरली बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। लमसम मेथड, इफ द फर्म हैज सफिशिएंट कैश और बैंक बैलेंस, यदि फर्म के पास सफिशिएंट कैश और बैंक बैलेंस हो, देन द पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज मेड इन अ लमसम, तब फर्म अपना पूरा पैसा एक साथ दे देती है, तो ये क्या कहलाता है? लमसम। ऐसी कंडीशन में हम एंट्री करते हैं। एंट्री क्या करते हैं? हर एक एंट्री में याद रखना रिटायरिंग पार्टनर्स रिसीवर है, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट कैसे दिया है? लमसम, कैसे? कैश में। दूसरा हमारा मेथड आता है बेटा एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, रिमेनिंग पार्टनर कैन ऑल्सो एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉ बाय द रिटायरिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर एक बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो किसने ड्रॉ किया है? रिटायरिंग पार्टनर्स ने ड्रॉ किया है। 11th में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, ये प्रॉमिसरी नोट, एक तरीके चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल एक्सेप्ट करके भी हम पेमेंट दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन में बेटा एंट्री करते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो ये बेटा हो गया लमसम मेथड, इसमें हमने एक साथ पेमेंट दे दिया और इसमें किसके थ्रू दिया? बिल को एक्सेप्ट करके। तो इसके बाद ये हमारा 2 मेथड्स हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है फिर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट और पेमेंट बाय एन्युटी। ये सारे मेथड हम किसके पढ़ रहे हैं बेटा? ये पढ़ रहे हैं पेबल अमाउंट को पे करने के मेथड। कौन सा अमाउंट? पेबल अमाउंट को पे करने का मेथड। किसको? रिटायरमेंट का। डेथ का पूछ ले तब भी ये लिखना है, नाम बदल देना, जहाँ जहाँ रिटायरमेंट लिखा है वहाँ डेथ लिख देना, लीगल एग्जीक्यूटर लिखा आ जाए तो लीगल एग्जीक्यूटर लिख देना। चलिए, तो थर्ड हमारा मेथड है पेमेंट का। इन अब्सेंस ऑफ सफिशिएंट फंड, यदि सफिशिएंट फंड नहीं है, द रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट, हम चाहे तो उसे इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तों में दे सकती है। व्हेन द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन इंस्टॉलमेंट, देन द इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज कैलकुलेटेड, तब उसे क्या दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, बचे हुए बैलेंस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। एंड पेड विथ एवरी इंस्टॉलमेंट, और इस इंटरेस्ट को किसके साथ पे कर दिया जाता है? हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ। और इस कंडीशन में कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? लोन अकाउंट। एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। लास्ट हमारा मेथड आता है बेटा बाय एन्युटी। एन्युटी मतलब होता है वार्षिकी, मतलब ईयर में इंस्टॉलमेंट देना। तो अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर कैन ऑल्सो बी पेड बाय एन्युटी इंस्टेड ऑफ अबव मेथड। इन सारे मेथड की जगह पर हम चाहें तो एन्युटी मेथड यूज करके रिटायर पार्टनर्स का पेएबल अमाउंट पे कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम याद रखना है बेटा एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। कौन सा अकाउंट? एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। इसकी एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। तो ये होगा हमारे पेमेंट ऑफ मेथड ऑफ रिटायरिंग पेबल अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स या डिसीज पार्टनर या डेथ पार्टनर या लीगल एग्जीक्यूटर। कितने मेथड है बेटा? 4 मेथड है। लमसम मेथड है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल मेथड है, इसके बाद हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड है और 4th हमारा एन्युटी मेथड है। जब हम के पास सफिशिएंट कैश बैलेंस हो तो लमसम मेथड यूज करेंगे, जब बिल एक्सेप्ट करे तो एक्सेप्टिंग बाय बिल, इसके बाद अगर इंस्टॉलमेंट में पे करें तो इंस्टॉलमेंट मेथड। इस कंडीशन में लोन अकाउंट ओपन होगा। जब एन्युटी से पेमेंट करेंगे तो एन्युटी मेथड, और इस कंडीशन में एन्युटी सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, अगला हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डेथ एंड इन केस ऑफ रिटायरमेंट। जब पार्टनर का डेथ हो जाता है या फिर रिटायर हो जाता है तो उन दोनों के बिटवीन क्या डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, पहला पॉइंट लिखा है हमारा प्लान। तो हम सब जानते हैं रिटायरमेंट हमेशा एंड ऑफ द ईयर होता है और ये प्लान होता है, डेथ का कोई प्लान नहीं होता। तो यहाँ पर दिया है रिटायरमेंट कैन बी प्लान एट द एंड ऑफ द ईयर। रिटायरमेंट क्या होता है? प्लान होता है, जबकि हम जानते हैं डेथ कैन नॉट बी प्लान, इट कैन बी एट एनी टाइम। डेथ कभी भी हो सकती है, व्यक्ति कभी भी कभी भी मृत्यु हो सकती है, इसका कोई प्लान नहीं होता। डिफिकल्टीज एट दिस टाइम डेफिनेटली वेरी इजी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। रिटायरमेंट पर बहुत आसानी से हम रिटायर पार्टनर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कि पार्टनर हमेशा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिटायर होता है और उसी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो हम वैसे भी फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं, इसलिए इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। एट दिस टाइम डेफिनेटली वेरी इनकन्वीनियंट
टू कैलकुलेट द प्रॉफिट सेपरेटली। अब डेथ तो कभी भी हो गई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट को कैलकुलेट करना क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसके बाद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब जो इसका हिसाब किताब है कौन करेगा पेबल अमाउंट का, तो याद रखना रिटायर पार्टनर तो खुद कर लेगा, यस। अब डेथ पार्टनर का बेटा उसकी आत्मा तो आएगी नहीं, तो उसका सेटलमेंट कौन करेगा, हाँ उसका लीगल एग्जीक्यूटर करेगा। कौन करेगा, लीगल एग्जीक्यूटर। लीगल एग्जीक्यूटर मतलब उत्तराधिकारी, इसको बेटा लीगल हेयर भी कहते हैं और लीगल सक्सेसर भी कहते हैं। सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी। तो लिखा हुआ है द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट डन बाय द रिटायरिंग पार्टनर हिमसेल्फ, वो खुद करेगा जो रिटायर हुआ है। द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इज डन बाय द लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ डेथ पार्टनर्स। डेथ पार्टनर का कौन बेटा, लीगल एग्जीक्यूटर, लीगल हेयर या लीगल सक्सेसर। पेमेंट ऑफ अमाउंट, अब जो पेबल अमाउंट है वो किसको पेड किया जाएगा, रिटायरमेंट पर तो रिटायर पार्टनर को किया जाएगा, डेथ पर किसको किया जाएगा, उसके लीगल एग्जीक्यूटर को। तो यहाँ पर लिखा है द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड टू हिमसेल्फ, द अमाउंट ड्यू टू द डेथ पार्टनर इज पेड टू हिज लीगल एग्जीक्यूटर। किसको पेमेंट दिया जाएगा, लीगल एग्जीक्यूटर को। तो बेटा ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट थ्योरिकल।